हाँ, तो अभी हम लोग सीख रहे थे भी थोड़ी देर कुछ देर पहले कि हम लोग क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स के बारे में सीख रहे थे, जहां हमने पहला कॉम्प्लेक्स सीखा +4 ऑक्सीडेशन नंबर पे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया +6 और कोऑर्डिनेशन नंबर +6, ऑक्सीडेशन नंबर +5। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है K2CrF6, K2CrF6, अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर आप पोटेशियम का निकालना है 2 इंटू 1 प्लस एक्स 6 इंटू -1 इजकल टू 0। कैसे लिख रहे हैं? -1 फ्लोराइड का होता है तो संख्या में 6 है, जिसका निकालना उसे x, पोटेशियम का 1 होता है, संख्या में 2 है तो 2 प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, x माइनस 4 इजकल टू 0, x इजकल टू +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। चूंकि फ्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो चूंकि K2F6 से ध्यान रहे, जहां पे जो होता है जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गया, जो ज्योमेट्री नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना +6, तो जाहिर सी बात है कि ज्योमेट्री जो होगा वह ऑक्टाहेड्रल हो गया। फिर उसके बाद अगर एक और एग्जांपल हम ले ले K4FeCN6 हो गया। अगर हम एग्जांपल ले ले CrNH3 का होल 6 Cl3, CrNH3 का होल 6 Cl3, तो यहां पे देखेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर -3 कितना होता है 0, तो 6 0 हो गया, ये -3 उधर जाएगा तो +3, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका K2NH3 होल 6 हो गया। तो इस तरह से आपको मिल गया +5 +6 +5 +4 +3 +2 भी कभी कभी किसी किसी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, जैसे में CrCl2 मेथाइल आयोडाइड फिनाइल का होल स्ट्रक्चर शायद कुछ इस तरह से ही है। तो यहां पे जनरली जो हमारे पास कंपाउंड होता है शायद फिनाइल एक ही है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है +2, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 4, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +2 और ज्योमेट्री जो होता है वह स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से +4, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो +6 +5 +4 +3 और क्या +2। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां पे जो कंपाउंड हमारे पास बनता है पूरी एक तरह से पूरी कंपाउंड +5 पर +6 सबसे ज्यादा स्टेबल +6 ही होता है, +4 +3 +2 तो स्टेबल होता ही नहीं है, बहुत रियर केस में स्टेबिलिटीज को देखते हैं, इसलिए +2 की जो कंपाउंड होता है बहुत रियर केस में कंपाउंड बनता है। तो आप हमेशा +6 +5 को ज्यादा याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब देखिए क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के बाद जो अगला कॉम्प्लेक्स है वह है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय, ये है आपका मैग्नीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज में अगर हम बात करें एग्जांपल दे KMnO4, शुरुआत यहां से करते हैं। आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं 4, ऑक्सीजन इससे 4 संख्या में जुड़ा है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, एक होता है -2 पे, तो 4 दूनी 8 -8 और यहां पर 1 है, निकाल देते हैं ना, 1 प्लस एक्स 4 गुणे -2 इजकल टू 0, तो 1 x -8 इजकल टू 0, तो x -7 इजकल टू 0, x इजकल टू +7। तो किस पर काम किया, +7। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7, ज्योमेट्री कितना हो गया टेट्राहेड्रल। ऑक्सीजन यहां पर पाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इनके बीच में ऑक्सीजन बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिसके चलते उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे
एक पोटेशियम क्या कर दो, बढ़ा दो, तो K2MnO4 क्या हो गया, +2, यहां -8। तो पहले तो कोऑर्डिनेट, चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस यहां -8 और +2 -6, तो हो गया +6। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ज्योमेट्री क्या हो गया, +6 ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद K2 हो गया, K हो गया, इसी में एक पोटेशियम और बढ़ा दो, तो K3MnO4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटेगा 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ज्योमेट्री जो हो गया फिर से टेट्राहेड्रल। ठीक है, और दे MnO2, यहां पे ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है हमारे पास, जिससे उधर VO2 था उसी तरह से ये भी जो होता है एक्सेप्शन में काम करता है, VO2 और MnO2, ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखना। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 काम करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह +4 पे होगा, और ज्योमेट्री जो होगा इसका वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो आप दो चीजें याद रखना, उधर से VO2, इधर से MnO2। ठीक है, तो कहां तक हम लोग सीख लिए, +7 सीख लिए, +6 सीख लिए, +5 सीख लिए और +4 सीख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल दें आपको, K2MnO C2O4 का होल थ्राइस। लीजिए फिर आ गया एग्जांपल, K2MnC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो इसका यहां पे -1 यानी कि 2, यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, 3 2 जा 6। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है +3, और इसका ज्योमेट्री जो होता है वह ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कितनी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, यहां पे 2 3 6, यहां पे +3 होता है, 3, ये +3 पर काम करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर एग्जांपल और आपको दे दें, K3MnCN6, तो यहां पे कितना, मैग्नीज साइनाइड -1 पे, तो -1 × 6 -6 +3, तो कितना हो जाएगा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और एग्जांपल आप ले लीजिए K4MnNCS, K4MnNCS का होल 6, इसका निकाल लीजिए। तो यहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो यहां पर हो गया -1 -6, -6 में से +4 गया, कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग कहां कहां तक सीख लिए, +7, +6, +5, और यहां आ गया +3, ये भी +3, और यहां आ गया +2, तो +2 तक हम लोग सीख लिए। एक दो एग्जांपल, ये +4 का ही है, तो +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया +6। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, MnH2O का होल 4 SO4, MnH2O का होल 4 SO4 डॉट H2O, बड़े अच्छे कंपाउंड है। MnH2O का होल 4 SO4 डॉट H2O, इसका नाम लिखते हैं हम लोग क्या, टेट्रा एक्वा मैग्नीज सल्फेटो एनहाइड्रस। ध्यान रखना, इस चूंकि
यहां पर है तो अंदर जब होता है तो एक्वा होता है, और वहीं जब लिगेंड से बाहर के रूप में काम करने लगता है तो उसका नाम हम लोग एक्वा दे देते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी यहां पे एक्वा होता है और यहां पर एनहाइड्रस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा मैग्नीज। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा यहां पर SO4-2 पे काम कर, सॉरी SO4-2 पे काम करता है। रुक जाओ पहले लिखवा देते हैं फिर नाम बताते हैं इसका। अच्छा कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया +4, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का होता है -2, H2O और H2O दोनों 0 पे काम करता है तो हो गया +2। ठीक है, अब इसका नाम, अंदर H2O है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्वा, और बाहर रखेंगे तो कहेंगे एनहाइड्रस। ठीक है, तो टेट्रा एक्वा मैग्नीज, टेट्रा एक्वा मैग्नीज 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2। फिर उसके बाद सल्फेटो, क्या है यहां पर सल्फेटो मोनोहाइड्रस, मोनोहाइड्रस या एनहाइड्रस। तो इसका नाम आप इसको हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा नाम इसका नहीं पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा और इंटरेस्टेड कंपाउंड था इसलिए उसका नाम बता दीजिए। हम आगे आपको नाम लिखना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका नाम लिखना बहुत डिटेल सिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए कि यहां पे +4, ध्यान रखना कि यहां +2 था, यहां पर भी +2 है, तो +2 पर यहां पे टेट्राहाइड्रल होगा और यहां पे क्या हो गया ऑक्टाहाइड्रल हो गया। लेकिन अगर एक एग्जांपल और दे दे K2MnCl4, जरा गौर से देखिए इस कंपाउंड को। जब K2MnCl4 देखोगे तो यहां पर क्लोराइड क्या है -1 पे काम करता है, -1 × 4 = -4, और +2 हो गया -4 + 2 हो गया -2, उधर जाएगा तो क्या होगा +2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, और ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा इसका, सॉरी बड़ा अच्छा गलती किए हम, सॉरी। यहां पर सेंट्रल एटम के साथ H2O जुड़ा हुआ है और यहां पे सेंट्रल एटम के साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है। जब सेंट्रल एटम के साथ H2O जुड़ा रहता है तो वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। H2O यहां पे न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। जब ये मैग्नीज के साथ H2O जुड़ेगा तो H2O कुछ ऐसे जुड़ेगा, H2O कुछ ऐसे जुड़ेगा और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इनके H2O चूंकि न्यूट्रल लिगेंड्स होता है और न्यूट्रल लिगेंड्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं काम करता है। ऐसी स्थिति में जिस जगह पर आप रख देंगे उसी जगह पर वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका शेप जो होता है वह स्क्वायर प्लेनर होता है। इसे मार्क कर लेना। H2O है यहां पे, H2O जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है और न्यूट्रल लिगेंड्स होने के चलते जहां आप इसको रख देंगे वहां पर उसकी शेप मिल जाती है, मतलब उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होगी वह स्क्वायर प्लेनर होगी। लेकिन यहां पर क्लोराइड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इसको आप मान लीजिए कि यहां पे मैग्नीज है, मैग्नीज को यहां पर क्लोराइड को रखेंगे अगर, तो ये क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, जिसके चलते क्या करते हैं ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे और ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। इस तरह से इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा और ये दोनों क्या करेंगे सेपरेट होंगे, जिसके चलते इनकी ज्योमेट्री जो होती है वह टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो इसे आप मार्क कर लेना, हमसे ये गलती हो गई थी। यहां स्क्वायर प्लेनर और यहां पे क्या मिल जाएगा टेट्राहेड्रल। तो हमारे कहने का क्या मतलब है कि यहां पे +7, यहां पे जो पहले था वो +6 +5 +3 +2, मतलब ये काम किस पे करता है +7 +6 +5 +3 और +2, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये काम करता है और यही इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया +7 +6 +5 +3 +2। याद रखेंगे ये है मैग्नीज द्वारा बना हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जरा देखिए, तो ये मैग्नीज का हो गया। इसमें आपको एक हम कंपाउंड पढ़ा देते हैं जिसका नाम है KMnO4। हेडिंग डालिए पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4।
पोटेशियम पर मैग्नेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सोच रहे इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेक्ट करते हैं। तो लिखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, लिखिए इट इज द मोस्ट एसेंशियल कंप्लेक्स, it is the most essential complex of the manganese its work as a oxidant। अब लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो कहते हैं कि जो हमारे पास K2MnO4, जो ये पोटेशियम मैग्नेट है, हम KMnO4 को पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये है पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेशियम मैग्नेट। जब पोटेशियम मैग्नेट को H2SO4 के साथ हीट करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम मैग्नेट को H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमको यहां से क्या क्या मिलता है। जब पोटेशियम पर मैग्नेट को K2SO4 के साथ हीट करते हैं तो पहला मिलता है K2SO4, दूसरा मिलता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, तीसरा मिलता है KMnO4 और चौथा मिलता है H2। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। यहां पे पोटेशियम की संख्या 2 है, यहां पे पोटेशियम 2 और एक 3 है, तो पोटेशियम की संख्या 2 हो गया, यहां 3 हो गया। अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 2 यहां पे है तो 2 दूना 4 और यहां पे है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे सल्फर की संख्या 2 हो गया, यहां पे सल्फर की संख्या 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो सारे लगभग। फिर उसके बाद ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 8 20, 4 दूनी 8, 2 10, 10 और 8 10 और 8 18, ऑक्सीजन की संख्या 1 19 और 2 हो गया 20। तो ये है पहला प्रिपरेशन मेथड कि जब आप पोटेशियम मैग्नेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं तो हमको मिल जाता है क्या चीज, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है, इसे बनाने के लिए जो हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड होता है MnO2, जो MnO2 होता है, अगर किसी बेसिक मीडियम में, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जब इसे ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट बनता है। लीजिए हम वो भी सिखा दी, K2MnO4 बनता है और साथ में यहां से H2O बनता है। तो पोटेशियम मैग्नेट कैसे बनता है कि जब इस MnO2 को किसी बेसिक मीडियम में मिला देते हैं तो वहां से हमको क्या बन जाता है, पोटेशियम मैग्नेट। अगर यहां सोडियम मैग्नेट बनाना होता तो NaOH लगा देते। तो यहां मैग्नीज, जो मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज 4 ऑक्साइड, यहां पे मैग्नीज किस पे काम करता है, +4 पे। तो जब मैग्नीज 4 ऑक्साइड किसी बेसिक मीडियम में मिलता है ऑक्सीजन के संपर्क में, तो हमारे पास क्या देता है, KMnO4 देता है, ठीक है। यहां पे पोटेशियम की संख्या 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर हो गया 2KOH। अब यहां पे 2KOH, यहां पर मैग्नीज की संख्या, यहां ऑक्सीजन की संख्या 4 और 1 5 है, यहां पे 2 2 4 और 2 6 हो गया। तब एक काम करते हैं, यहां मैग्नीज में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मैग्नीज, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पोटेशियम की संख्या 4 हो गया, तो यहां पर हो गया 4KOH, ठीक है। तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन की संख्या 2, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यहां पे इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर एक लाइन लिख लो, लिखिए इन मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4, in manufacture of KMnO4
in manufacture of KMnO4, comma, potassium hydroxide पायरोलुसाइड, मैग्नीज ऑक्साइड को एक और होता है मैग्नीज का, तो कहते हैं पायरोल्यूसाइड। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड का और होता है, तो लिख लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पायरोल्यूसाइड आर फ्यूज एंड stirred in presence of air, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया, कहते हैं कि जो हमारे पास K2MnO4 जो था, जो हम अगर H2SO4 से अगर हटा दें, मतलब कि जो ये K2MnO4 है, अगर यहां H2SO4 से हम रिएक्शन कराएं, इसके जगह पर अगर हम यहां पे क्लोरीन गैस पास करते तो Cl2 है, 2 क्लोरीन है, यहां के 2 पोटेशियम को लेकर रफू चक्कू हो जाएगा, तो बन जाएगा 2KCl। भाई यहां पे क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन है, यहां 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन लेके जाएगा तो यहां से बन गया KCl, बच गया क्या चीज, MnO4, यहां और पोटेशियम की संख्या और बढ़ा दो तो बन गया KMnO4। रिएक्शन को करना है बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहां पे Cl2 की संख्या 2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। हुआ, मैग्नीज की संख्या 1 है, 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया K2SO4। तो K2MnO4 जो होता है, जब यहां पे Cl2 के साथ मिल गया तो पोटेशियम कितना हो गया, 2 2 4, तो कोई जरूरत नहीं है 2 की Cl। तो कहते हैं कि इससे हम पोटेशियम पर मैग्नेट को एक मेथड और से बना सकते हैं। वो कौन सी मेथड है, या तो आप पोटेशियम मैग्नेट को H2SO4 के साथ हीट कर दो, या पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन गैस के साथ पास करा दो, दोनों स्थिति में पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है। फिर पोटेशियम मैग्नेट कैसे बनाते हैं, तो पोटेशियम मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड को बेसिक मीडियम में डाल दो और एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तो वहां से पोटेशियम मैग्नेट बन जाते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना बहुत आसान होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनते हैं, कि पोटेशियम मैग्नेट को या तो आप किसी बेसिक मीडियम में डाल दो, सॉरी, या तो उसे आप H2SO4 एसिडिक मीडियम में डाल दो, और नहीं तो उसे क्लोरीन गैस पास करा दो। तो क्लोरीन गैस पास करा दें या एसिडिक मीडियम में डाल दें, दोनों स्थिति में हमें आसानी से पोटेशियम पर मैग्नेट दे देता है। ठीक है, तो इतनी कहानी हमारे पास हो गया। अब एक काम कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, लिखिए इसकी प्रॉपर्टी, लिखिए इट इज अ पर्पल कलर, it is a purple color which are soluble in water, heating in presence of air, heating in presence of air, sorry, heating या ऐसे लिखिए when heating या when it heated we obtain oxygen। तो 2KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो यहां से देता है K2MnO4 MnO2 और यहां से देता है ऑक्सीजन। बहुत अच्छा कहानी होता है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे काम करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और यहां पे कितना हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो +7 से +6 पर होना मतलब रिडक्शन, मतलब ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है।
तो आप लिख लीजिए, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, इतना दूर तक हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग देख लिए। अब इसमें एक लाइन और लिख लीजिए कि परमैग्नेट आयन फंक्शन एज ए ऑक्सीडेंट इन द सॉल्यूशन, फंक्शन ऑक्सीडेंट इन अ सॉल्यूशन। अब इसका एक काम करिए, यूज लिख लीजिए, लिखिए यूजेज, या एक काम एक और लिखिए, इट्स रिएक्ट इन ऑल मीडियम। मतलब कि अगर KMnO4 है, इसे अगर H2O और पोटेशियम आयोडाइड, इसे हम किस में, एसिडिक मीडियम में ला देते हैं तो देता है MnO2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यह है आपका पोटेशियम आयोडेट। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दे देता है ये। इतना ही नहीं, अगर इसे हम न्यूट्रल मीडियम में, या जब हम मान लीजिए कि H2O2 के साथ अगर KMnO4 का रिएक्शन करा दें तो ये भी देता है यहां से KOH, MnO2, H2O और ऑक्सीजन। तो ये न्यूट्रल मीडियम में भी हो गया, आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना। और अगर आप बेसिक मीडियम में, ये सॉरी पोटेशियम आयोडाइड है, ये होता है बेसिक मीडियम। अगर यहीं पर KMnO4 को अगर H2SO4 के साथ मिला दें और साथ में दे दें FeSO4, तो ये देता है यहां से Fe2SO4 का होल थ्राइस K2SO4, MnSO4 और साथ में H2O। मतलब यहां बेसिक, ये न्यूट्रल, और ये यहां से एसिडिक। ये तीनों मीडियम में बेस्ट रिएक्शन देता है। बेटा बैलेंस कर लेना इसको। तो तीनों मीडियम में बेस्ट रिएक्शन देने का काम करता है। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में रिएक्शन करता है। ठीक है, इसका यूज लिख लीजिए, इट्स यूज इन अ titration या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लेबोरेटरी में आप जब भी 11th या BSc में फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको इस कंपाउंड का बहुत यूज कराया गया होगा। KMnO4 से आपको मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन, सिंगल, डबल, सारे टाइट्रेशन जो है यहां पर हम लोग को पढ़ना रहता है। वो सारे के टाइट्रेशन किससे होते हैं, KMnO4 से होते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाए हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया KMnO4 की पूरी कहानी। तो हम लोग पूरे 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में सीख लिए। हम लोग अगले क्लास में सीखना शुरू करेंगे आयरन के कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको चाहिए तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हैं कि हमें इस पार्टिकुलर टॉपिक को समझ में नहीं आया है, उससे हम पार्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।